इजराइल गजा जंग में अब हिजबुल्लाह की एंट्री हो गई है। हिजबुल्लाह ने इजराइल को खुली चुनौती देते हुए जंग के लिए तैयार हो जाने को कहा है। जैसे ही नेतन्याहू ने रफा में कार्रवाई को हरी झंडी दे दी, वैसे ही हिजबुल्लाह ने इजराइल को चुनौती दे दी है। फिलिस्तीन के रफा में जैसे ही नेतन्याहू ने अपनी फौजी कैबिनेट को कार्रवाई करने की हरी झंडी दिखाई, वैसे ही हिजबुल्लाह की तरफ से वीडियो जारी कर नेतन्याहू को खुली चुनौती देते हुए उसे जंग के लिए तैयार रहने को कहा है। नेतन्याहू ने उसके बाद हमास की तरफ से पेश की गई डील की तजवीज के लिए अपने डेलीगेशन को भेज दिया। हिजबुल्लाह की चेतावनी से वो शायद इतना घबरा गए हैं कि डील को बेतुका बताने के बावजूद उसने अपने डेलीगेशन को बातचीत के लिए भेज दिया। जंगबंदी के लिए आवाजें बुलंद होने के बाद से अब तक नेतन्याहू एक ही जिद पर अड़ा है कि वो रफा पर जमीनी कार्रवाई को अंजाम देके रहेगा, लेकिन अंदर खाने वो भी जानता है कि उसके पास सीज फायर के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और तो और नेतन्याहू की मुश्किल में अब बड़ा इजाफा होने वाला है, क्योंकि लेबनानी आर्म्ड ग्रुप हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ अब जंग करने के लिए कमर कस ली है। न्यूज वेबसाइट अल जजीरा के मुताबिक हिजबुल्लाह ने हाल ही में गजा पर जंग शुरू होने के बाद से नॉर्थन इजराइल पर किए गए सैकड़ों हमलों में से कुछ का एक वीडियो असेंबल जारी किया, जिसमें कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो दुश्मनी में इजाफे के लिए तैयार है। एक टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट के जरिए लेबनानी आर्म्ड ग्रुप हिजबुल्लाह ने इजराइल को चेताते हुए कहा कि अगर तुम इजाफा करोगे तो हम भी इजाफा करेंगे। हिजबुल्लाह की तरफ से ये रद्द अमल इजरायली फौज की तरफ से साउथर्न लेबनान पर कई हमले करने के फौरन बाद आया है। हिजबुल्लाह की चेतावनी के बाद नेतन्याहू की कश्मकश अब और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना बेहतर होगा। एक तरफ पूरी दुनिया से बढ़ता दबाव, फिर कैदियों के घर वालों की तरफ से एहतजाज, और अब हिजबुल्लाह की तरफ से जंग की चेतावनी के बाद नेतन्याहू बुरी तरह घबरा गया है। द टाइम्स ऑफ इजराइल न्यूज के मुताबिक इजरायली वजीर आजम की ऑफिस ने एक बयान में बिना किसी तफसीलात या टाइमलाइन को बताए रफा पर मिलिट्री ऑपरेशन को मंजूरी दे दी है। साथ ही नेतन्याहू की तरफ से यह भी बयान जारी हुआ है कि होस्टेज टॉक के लिए इजराइल की तरफ से एक डेलीगेशन कतर भेजा जाएगा, ताकि जंगबंदी पर बातचीत जारी रहे। हमास की तरफ से पेश की गई नई तजवीज को बेतुका बताने के बावजूद इजरायली डेलीगेशन को कतर भेजने की बात करना और रफा में फौजी कार्रवाई को मंजूरी देने के बावजूद कोई तफसील या टाइमलाइन ना बताना इस बात की तरफ इशारा करता है कि नेतन्याहू के पास अब भी थोड़ी गुंजाइश बाकी है और उसके पास झुकने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं। उधर हिजबुल्लाह की तरफ से भी जंग का इशारा मिलने के बाद नेतन्याहू के जंगी इरादे अब और ज्यादा पस्त होते दिखाई दे रहे हैं। गजा के मुसलमानों पर इजरायली हुकूमत के जुल्म के मद्देनजर कई मुस्लिम मुल्कों ने रमजान के पाक महीने में इजरायली खजूरों का बॉयकॉट शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इजराइल हमास की जंग शुरू होने के बाद से ही कई मुस्लिम मुल्कों में इजरायली प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट हो रहा है। इजरायली प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। मलेशिया और इंडोनेशिया की हुकूमत तो इजरायली प्रोडक्ट्स को लेकर सख्ती कर रही है। मलेशिया की हुकूमत इजरायली प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने वालों पर कार्रवाई के साथ साथ वेयरहाउसों की तलाशी ले इजरायली प्रोडक्ट्स को जब्त कर रहा है। मलेशिया हुकूमत के एक वजीर ने कहा है कि हुकूमत की कार्रवाई का मकसद इजराइल से गैर कानूनी तरीके से इंपोर्ट पर रोक लगाना है। रमज़ान से पहले मलेशिया के कौमी न्यूज़ वायर ने सोशल मीडिया के जरिए बाशिंदों को इजरायली प्रोडक्ट्स खरीदने से बचने के लिए कहा। न्यूज़ वायर एक सोशल मीडिया कैंपेन चला रहा है जिससे बाशिंदों का खूब साथ मिल रहा है। इसी तरह का कैंपेन दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम आबादी वाले मुल्क इंडोनेशिया ने भी शुरू किया है। कई मजहबी लीडरान ने तो बाशिंदों को इजरायली खजूरों की बाइकआउट के लिए कहा। इंडोनेशिया के काउंसिल ऑफ उलेमा ने इजराइल या वेस्ट बैंक की खजूरों को हराम बता इसे बचने की हिदायत दी। भरूच जिले के अंकलेश्वर शहर में एक प्राइवेट स्कूल के 10वीं जमात के बोर्ड इम्तिहान के निगरान को जुमेरात को उनके ओहदे से हटा दिया गया, क्योंकि उन्होंने मुबैना तौर पर बुध को इम्तिहान से पहले निगरानों को मुस्लिम तालिबात का हिजाब हटाने का हुक्म दिया था। भरूच जिला तालीम अफसर स्वाति राउल जी ने हिजाब हटाए गए तालिबात में से एक के वालिदैन से शिकायत मिलने के बाद हादसे की जांच के हुक्म दिए थे, जिसे इम्तिहानात निगरान को हटाया गया। उसकी पहचान इलावेन सूरतिया के तौर पर की गई, जो उस स्कूल की प्रिंसिपल भी थी, जो गुजरात बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन का इम्तिहान का मरकज था। राहुल जी ने बताया कि यह हादसा बुध को लॉयंस स्कूल में सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट इम्तिहान से पहले हुआ, जहां सुपरवाइजर्स को तालिबात के पर्दा इकट्ठा करते देखा गया। मुझे एक वालिदैन से शिकायत मिली जिसने इल्जाम लगाया कि उसके बच्चे को लॉयंस स्कूल में इम्तिहान देने के दौरान हिजाब हटाने के लिए कहा गया था। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की जांच करने पर शिकायत में दम पाया गया और आगे की जांच के हुक्म दिए। उन्होंने कहा स्कूल ने अपने इब्तिदाई वजाहत में जुबानी शक्ल से कहा है
कि तालिबात को पर्दा हटाने के लिए कहा गया था ताकि उनके चेहरे का हॉल टिकट पर तस्वीर में मिलान किया जा सके। गैर मुल्की वजारत के अहलकार रणधीर जायसवाल ने CAA कानून के अमेरिकी हुकूमत के बयानों की सख्त अल्फाजों में मजम्मत की है। जायसवाल ने अमेरिकी हुकूमत के बयानों को गैर मुनासिब और गैर जरूरी बताया है। बाहरी मुल्कों और इदारों की CAA कानून की मजम्मत के बाद गैर मुल्की वजारत ने जवाब दिया है। वजारत ने जवाब देते हुए कहा कि कई मुल्क और इदारे बिना किसी जानकारी या समझ के मुल्क के मामलों में अमल दखल कर रहे हैं। उन्होंने खास तौर से अमेरिकी हुकूमत को जवाब देते हुए कहा कि CAA कानून का मकसद शहरियत देना है, ना कि लेना। कानून सिर्फ दूसरे मुल्कों में सताए हुए अक़लियतों को सहारा देने के लिए लाया गया है। गैर मुल्की वजारत के अहलकार रणधीर जायसवाल ने आगे कहा कि भारत का आइन अपने सभी बाशिंदों को मजहबी आज़ादी की गारंटी देता है। अक़लियतों के साथ बर्ताव को लेकर किसी को भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुश्किल में फंसे लोगों की मदद के लिए उठाए गए किसी भी अच्छे कदम को वोट बैंक की सियासत के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। बीते दिनों अमेरिकी हुकूमत के एक अहलकार ने CAA कानून को लेकर कहा था कि कानून को लेकर भारत में चल रहे कश्मकश पर उनकी गहरी नजर है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे कई इदारों ने भी CAA को लेकर फिक्र जताई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लीडर PK कुनहालीकुट्टी CAA 2019 को लागू नहीं करने के केरल हुकूमत के फैसले की हिमायत में सामने आए। कुनहालीकुट्टी ने ऐसे कानून को लागू करने की जरूरत पर सवाल उठाया और दावा किया कि इसका किसी ने भी इस्तकबाल नहीं किया है। कुनहालीकुट्टी ने कहा, उन्हें ऐसा कानून क्यों लागू करना चाहिए जिसका भारत में किसी ने इस्तकबाल नहीं किया है? इसकी जरूरत क्या है? दुनिया में कहीं और ऐसे कानून की कोई मिसाल नहीं है। कोई नहीं इसे पसंद करता है तो वो इसे लोगों पर क्यों थोप रहे हैं? केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे कई सूबे हैं जो इस कानून के खिलाफ हैं। हम केरल हुकूमत के साथ हैं और इस कानून के खिलाफ रुख अपनाते हुए एक तजवीज़ पास करेंगे। इससे पहले 11 मार्च को मरकजी वजारत दाखिला के जरिए CAA के कानूनों का मुताला करने के बाद केरल के वजीर आला पिनाराई विजयन ने ऐलान किया था कि केरल इस एक्ट को लागू नहीं करेगा। विजयन ने कहा, LDF हुकूमत ने ये तस्दीक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि केरल CAA को लागू नहीं करेगा। केरल CAA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाला पहला सूबा है। सूबा जल्द ही आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू करेगा। 14 मार्च को CPI के राज्यसभा पार्लिमानी मेंबर और CPI केरल सूबे के सेक्रेटरी विनोय विश्वम ने CAA के अमल को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लोकसभा इंतखाबात 2024 को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने कमर कस ली है। बिहार के बाद महाराष्ट्र में भी AIMIM ने अपने कैंडिडेट्स उतारने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के एक सीनियर लीडर ने जुम्मे को बताया कि छत्तीसगढ़ में AIMIM ने 6 सीटों पर इंतखाबात लड़ने का मंसूबा बनाया है। AIMIM के रियासती सदर सैयद इम्तियाज जलील ने कहा कि पार्टी 48 लोकसभा सीटों में से 6 पर इंतखाबात लड़ेगी। उन्होंने कहा कि मुंबई, छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड़, धुले के अलावा महाराष्ट्र के मशरिकी हिस्से विदर्भ हल्के से अपने उम्मीदवार उतारेगी। आपको बता दें कि विदर्भ मुस्लिम वोटरों की तादाद अच्छी है। इससे पहले पार्टी ने बिहार के 40 लोकसभा सीटों में 11 पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया था। पार्लिमानी मेंबर ने बताया कि जल्द ही इन सीटों से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किए जाने के इम्कान है। इस बार AIMIM अकेले इंतखाब लड़ सकती है। आपको बता दें कि AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आज CAA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है। अर्जी में ओवैसी ने CAA कानून पर रोक लगाने की मांग की है। ओवैसी ने कहा कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 के आर्टिकल 6B के तहत हुकूमत किसी को मजहब के बिना पर शहरियत नहीं दे सकती। उन्होंने CAA को गैर आईनी बताया, जो मुस्लिमों से गैर मुनासिब सुलूक करती है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही शनिवार को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मेरा भारत मेरा परिवार कैंपेन की शुरुआत की। आपको बता दें कि PM मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में कैंपेन का थीम सॉन्ग भी जारी किया। बता दें, PM मोदी ने अपना इंतखाबी कैंपेन शुरू कर दिया है। इस कैंपेन के लिए शेयर किए गए वीडियो में मोदी हुकूमत की किसान सम्मान निधि स्कीम, हर घर नल स्कीम, उज्ज्वला स्कीम और PM आवास स्कीम जैसी कई प्रोजेक्ट्स की झलक दिखाई गई है। वहीं इसके अलावा बीते कल PM नरेंद्र मोदी ने अहले वतन के नाम एक ओपन लेटर भी लिखा। PM ने इस लेटर में अपने विकसित भारत के एजेंडे की बात कही। PM मोदी ने आवाम से खिताब करते हुए लिखा, आपका और हमारा साथ अब एक दहाई पूरा करने जा रहा है। मेरे 140 करोड़ खानदान के अफराद के साथ यकीन, ताउन और हिमायत से जुड़ा ये मजबूत रिश्ता मेरे लिए कितना खास है, इसे अल्फाजों में जाहिर कर पाना मुश्किल है। बीते 10 सालों में आया मुस्बत बदलाव ही हमारी सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी और सरमाया है। अपनी हर पॉलिसी और फैसले के जरिए हमने किसान, गरीब, नौजवान और ख्वातीन के जिंदगी के मयार को सुधारने के लिए ईमानदारी से कोशिशें की और इसका माना खेज अंजाम भी हमारे सामने है। इतना ही नहीं, PM मोदी ने इस ओपन लेटर में अपनी सरकार के कामों को भी गिनाया।
पीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने मां और बहनों को मदद देने की खूब कोशिशें की, जो सिर्फ आम लोगों के भरोसे की वजह से हुआ। मुल्क में लोकसभा इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के साथ विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इंतखाबात की तारीखों का ऐलान किया। सीईसी राजीव कुमार ने कहा कि आम इंतखाबात 7 फेजेस में होगा। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, दूसरे फेज की वोटिंग 26 अप्रैल, जबकि तीसरे फेज की वोटिंग 7 मई, चौथे फेज की वोटिंग 13 मई को और पांचवें फेज की वोटिंग 20 मई को और छठे फेज का मतदान 25 मई को और सातवें फेज की वोटिंग 1 जून को होगी, जबकि वोटों की गिनती 4 जून को होगी। वजीर दाखिला अमित शाह ने जुम्मे को इंतखाबी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपना रद्द-ए-अमल पेश करते हुए कहा कि ये स्कीम हिंदुस्तानी रियासत में काले धन के बढ़ावे को खत्म करने की एक पहल है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम को खत्म करने की बजाय इसमें सुधार किया जाना चाहिए था। शाह ने कहा कि हिंदुस्तान की सियासत में काले धन के असर को खत्म करने के लिए इंतखाबी बॉन्ड पेश किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसे सभी को मानना होगा। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरा एहतराम करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि इंतखाबी बॉन्ड को पूरी तरह खत्म करने के बजाय इसमें सुधार किया जाना चाहिए था। बता दें कि 15 फरवरी को दिए गए तारीखी फैसले में 5 जस्टिस की बेंच ने गुमनाम सियासी फंडिंग को गैर आइनी करार देते हुए मरकज की इंतखाबी बॉन्ड स्कीम को रद्द कर दिया था। साथ ही इसे एसबीआई की अतिया करने वालों, उनके जरिए अतिया की गई रकम और अतिया लेने वालों की मालूमात का खुलासा करने का भी हुक्म दिया। 14 मार्च को हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन ने हाई प्रोफाइल मामले में सुप्रीम कोर्ट के जरिए तय वक्त से एक दिन पहले इंतखाबी बॉन्ड डेटा अपलोड किया। जुमे को बातचीत के दौरान शाह ने कहा कि ऐसी सोच है कि इंतखाबी बॉन्ड स्कीम से बीजेपी को फायदा हुआ क्योंकि वो सत्ता में है। उन्होंने कहा, मैं इस बारे में अपना रुख वाजे करना चाहता हूं। कुल 20,000 करोड़ के इंतखाबी बॉन्ड में से बीजेपी को लगभग 6,000 करोड़ मिले। बाकी बॉन्ड कहाँ गए? टीएमसी को 1600 करोड़, कांग्रेस को 1400 करोड़, बीआरएस को 1200 करोड़, बीजेडी को 750 करोड़ और डीएमके को 639 करोड़ मिले। दिल्ली की मुबैना शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत मिल गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाला केस में केजरीवाल को जमानत दे दी है। ईडी के नोटिस मामले में 15,000 के बेल बॉन्ड के साथ केजरीवाल को जमानत मिली है। ईडी के नोटिस मामले में 15,000 के बेल बॉन्ड के साथ केजरीवाल को जमानत मिली है। आपको बता दें कि कोर्ट ने केजरीवाल को वापस जाने की इजाजत दे दी है। अरविंद केजरीवाल को 15,000 के निजी मुचलके पर कोर्ट ने जमानत दी है। बता दें कि इससे पहले ईडी के जरिए अरविंद केजरीवाल को अब तक 8 बार नोटिस भेजा जा चुका है, लेकिन पूछताछ के लिए अब तक एक बार भी अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर नहीं गए हैं। हाल ही में केजरीवाल ने ईडी के नोटिस के खिलाफ कोर्ट का रुख किया था। अब इसी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को राहत मिल गई है। बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल जब कोर्ट पहुंचे तो वहां के हिफाजती निजाम को बढ़ा दिया गया था। इस दौरान ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। वहीं अरविंद केजरीवाल अपने वकील रमेश गुप्ता और पीए विभव के साथ कोर्ट पहुंचे थे। ताहम अब लोकसभा इंतखाबात से पहले अरविंद केजरीवाल को कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत दे दी गई है। ताहम दफा 207 के तहत कोर्ट आगे की सुनवाई कर रही है। मशहूर सिंगर अनुराधा पौडवाल आज बीजेपी में शामिल हो गई हैं। वो दोपहर में बीजेपी दफ्तर पहुंचकर पार्टी में शामिल हुई। अनुराधा पौडवाल ऐसे वक्त में बीजेपी में शामिल हुई जब मुल्क में जल्द ही लोकसभा इंतखाबात होने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने आज ही लोकसभा इंतखाबात और कुछ सूबों में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अनुराधा पौडवाल ने कहा कि मुझे खुशी हो रही है कि मैं आज उन लोगों को ज्वाइन कर रही हूं जिनका सनातन से गहरा नाता है। मैंने फिल्म इंडस्ट्री में डिवोशनल गाने भी गाए हैं। जिस वक्त रामलला की शुरुआत हुई वहां मुझे गाने का मौका मिला, ये मेरी खुशकिस्मती है। बता दें कि अनुराधा पौडवाल ने अप्रैल 2022 में लाउडस्पीकर पर होने वाली अजान पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि मैं देश विदेश में कई जगहों पर घूमी हूँ, लेकिन ऐसा कहीं और होते हुए नहीं देखा जैसा कि भारत में होता है। भारत में इसे जबरदस्ती का बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि मिडिल ईस्ट में तो लाउडस्पीकर पर अजान बैन है। जब मुस्लिम मुल्कों में अजान लाउडस्पीकर पर नहीं की जाती तो फिर भारत में क्यों ऐसा होता है। लोकसभा इंतखाबात की तारीखों के ऐलान से एक दिन पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट की तौसीह की। आपको बता दें कि साबिक डिप्टी सीएम रेणु देवी के अलावा मंगल पांडे, अशोक चौधरी समेत 21 वजीरों ने अपने ओहदे का हलफ लिया। इसमें भाजपा की तरफ से 6 लोग पहली बार वजीर बने हैं। बिहार राजभवन के राजेंद्र मंडप में इनेकाद ओथ सेरेमनी प्रोग्राम में गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने वजीरों को उनके ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार और दोनों नायब वजीर आला सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद रहे। नए वजीरों में भाजपा कोटे से 12 और जदयू कोटे से 9 लोगों ने वजीर के ओहदे का हलफ लिया। बता दें कि नीतीश कुमार की सदारत में करीब 1 महीने पहले बिहार में एनडीए ने नई हुकूमत बनाई थी। तब नीतीश कुमार के साथ 2 डिप्टी सीएम ने हलफ लिया था।
दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी ने तेलंगाना के साबिक वजीर आला केसीआर की बेटी और एमएलसी के कविता को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया। ऐसे इम्कान है कि ईडी तफ्तीश के लिए कविता को दिल्ली ला सकती है। कविता के घर ईडी की कार्रवाई की इत्तला मिलते ही वालिद केसीआर, भाई केटी रामाराव और टी हरीश राव उनके घर पहुंचे, लेकिन अफसरों और सीआरपीएफ ने उन्हें घर में जाने नहीं दिया। केसीआर ने इल्जाम लगाया कि कविता को बिना वारंट के गिरफ्तार किया गया है। केसीआर ने आगे बताया कि ये गिरफ्तारी गैर कानूनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ईडी के अफसरान ने कविता को गिरफ्तार नहीं करने की बात कही थी और अब गिरफ्तार कर रही है, इसलिए ये गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट में दिए बयानों के खिलाफ है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में कविता को साउथ ग्रुप नाम की एक शराब लॉबी का सरबराह बताया है। ईडी ने इल्जाम लगाया है कि कविता ने विजय नायर के जरिए दिल्ली में आप सरकार के लीडरान को 100 करोड़ रुपए की रकम भिजवाई थी, जिसके बाद कविता को भी दिल्ली के शराब कारोबार में एंट्री दी गई थी। ईडी ने शराब नीति मामले में पूछताछ के लिए कविता को साल 2023 में 3 और इस साल 2 समन भेजे थे। ताहम कविता ईडी के सामने एक भी बार पेश नहीं हुई थी। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।